जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों को क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, है ना। तो बात करें आज की इस क्लास की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एलटी ग्रेड, जीआरसी, जीडीसी, केवीसी और यूजीसी नेट के लिए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो आज की इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और यह दूसरी क्लास है। इसके पहले वाली क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर क्लास को देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग शेयर करते रहेंगे और क्लास को पसंद आए तो लाइक करते रहेंगे। ठीक है, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की धारणा शुरू की गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की धारणा शुरू की गई थी। चार ऑप्शन दिया गया है आपको। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या लाल बहादुर शास्त्री ने, या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की धारणा शुरू की गई थी। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। भारत में पंचवर्षीय योजना की धारणा की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, पंचवर्षीय योजना आप लोग जानते हैं कि 5 वर्षों की एक योजना होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सेबी का पूर्ण रूप क्या है। सेबी का पूर्ण रूप क्या है। चार ऑप्शन दिया गया है आपको। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, या स्टॉक एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से बताइए कि इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। सेबी का पूर्ण रूप क्या है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी आयात वस्तु है। निम्न में से कौन सी वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी आयात वस्तु है। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है उर्वरक। तो बताइए कि इनमें से कौन सी वस्तु जो है वो भारत में वर्तमान समय की सबसे बड़ी आयात वस्तु है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी आयात वस्तु है। आगे बढ़ें और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित बेरोजगार युवाओं का एक स्व नियोजन कार्यक्रम है। ऑप्शन ए है स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय सामाजिक सहायक योजना, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित बेरोजगार युवाओं का एक स्व नियोजन कार्यक्रम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना जो है ये शिक्षित बेरोजगार युवाओं का एक स्व नियोजन कार्यक्रम है और इसके तहत जो युवाएं हैं, जो शिक्षित युवाएं हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सच्चर समिति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है भारतीय मुसलमान समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से, ऑप्शन बी है भारत की अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से,
ऑप्शन सी है भारत की अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चर समिति का संबंध भारतीय मुसलमान समुदाय की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से है। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। सब लोग क्लास को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसके लिए स्वाधार भारत सरकार की एक परियोजना है। बताइए, किसके लिए स्वाधार भारत सरकार की एक परियोजना है। ऑप्शन ए है एकता पहचान संख्या, ऑप्शन बी युवाओं के लिए स्व नियोजन योजना, ऑप्शन सी वृद्धावस्था पेंशन, या ऑप्शन डी कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए स्वाधार जो योजना है ये भारत सरकार की एक परियोजना है। इसके तहत जो कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाएं हैं उनको लाभ दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस पद का संबंध बैंकिंग वित्त के साथ नहीं है। ऑप्शन ए है साख समर्पित यानी क्रेडिट वर्क, विचरण डिफ्यूजन, ईएमआई, या परिपक्वता तक रोक हेल्ड ऑफ मैच्योरिटी। बताइए कि निम्नलिखित में से किस पद का संबंध जो है बैंकिंग वित्त के साथ नहीं है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विचरण डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है ये निम्नलिखित में से एक ऐसा पद है जो इसका संबंध जो है वो डायरेक्टली बैंकिंग वित्त के साथ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है, किसी नियोजित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन ए है निजी क्षेत्र द्वारा, ऑप्शन बी है कामदारों द्वारा, ऑप्शन सी है सरकार द्वारा, या ऑप्शन डी मतदाताओं द्वारा। तो बताइए कि किसी नियोजित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय जो है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सरकार द्वारा किसी नियोजित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। सरकार ही होता है जो किसी नियोजित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय लेता है और उसका निर्णय करता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किसी मुक्त बाजार व्यवस्था में किसी घरेलू को प्राप्त माल की मात्रा और सेवाएं अवलंबित होती है उसकी आय पर, ऑप्शन बी संपत्ति पर, ऑप्शन सी वेतन या मजदूरी पर, या आय और संपत्ति पर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मुक्त बाजार व्यवस्था में किसी घरेलू को प्राप्त माल की मात्रा और सेवाएं अवलंबित होती है उसकी आय पर होती है, या उसकी संपत्ति पर होती है, या वेतन या मजदूरी पर होती है, या आय और संपत्ति पर होती है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसी मुक्त बाजार व्यवस्था में किसी घरेलू को प्राप्त माल की जो मात्रा होती है और जो सेवाएं होती है वो अवलंबित होती है उसकी वेतन और मजदूरी पर। वेतन और मजदूरी पर ही वह अवलंबित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मंदी क्या है। मंदी क्या होती है ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। ऑप्शन ए कहता है कि कीमतों में भारी मात्रा में गिरावट की अवधि, या कुल उत्पादन में गिरावट की अवधि, या बेरोजगारी में गिरावट की अवधि, या कीमतों में गिरावट की अवधि। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। मंदी क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कीमतों में भारी मात्रा में गिरावट की अवधि। यानी किसी वस्तु की कीमत में जो भारी मात्रा में गिरावट की जो समय होती है, जितने समय तक उस वस्तु का मूल्य कम होता है उस समय को हम लोग मंदी कहते हैं। आई बात समझ में, है ना।
कीमतों में भारी मात्राओं में जब गिरावट होता है तो उस गिरावट के समय अंतराल को, जिस समय में वो गिरावट होता है और जब तक गिरावट रहता है उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, मंदी कहते हैं, क्योंकि इसमें वस्तु का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता है। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि स्फीति क्या है। स्फीति क्या है ये आपको बताना है। कुल कीमतों के स्तर में कमी या कुल कीमतों के स्तर में वृद्धि और बेरोजगारी में गिरावट की अवधि या सभी आर्थिक गतिविधियां। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कुल कीमतों के स्तर में वृद्धि को हम लोग स्फीति कहते हैं। आ गई बात समझ में? जब कुल कीमत के स्तर में वृद्धि होती है, जितना टोटल अमाउंट होता है, अगर उस टोटल अमाउंट में कोई वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, तो उस इंक्रीज को हम लोग कहते हैं स्फीति कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। इनमें से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? ऑप्शन ए है पूंजी, ऑप्शन बी है जमीन और ऑप्शन सी है एक बैंक ऋण, ऑप्शन डी है मजदूरी। इनमें से कौन सा जो है उत्पादन का कारक नहीं है? तो बात करें इस प्रश्न की आंसर की, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक बैंक ऋण। बिल्कुल सही बात है। देखिए किसी का उत्पादन करने के लिए देखिए पूंजी होनी चाहिए या फिर जमीन होनी चाहिए और दूसरी चीज़ आपके साथ मजदूरी होनी चाहिए। ठीक है, बैंक ऋण जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े और अगला प्रश्न आपकी, निम्न में से कौन भारत के नवरत्नों में से नहीं है? ऑप्शन ए है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एंड भारतीय रेलवे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है जो भारत के नवरत्नों में से नहीं है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार इसका जवाब होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी भारतीय रेलवे जो है वो भारत के नवरत्नों में से नहीं है। ठीक है, आगे बात करें और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर निजी स्वामित्व होता है? निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर निजी यानी स्वयं का स्वामित्व होता है? जैसे ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है गिल्ड, ऑप्शन सी है मार्क्सवादी और ऑप्शन डी है पूंजीवादी। तो इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो कारक होते हैं उस पर खुद का यानी स्वयं का स्वामित्व होता है, यानी स्वयं का मालिकाना हक होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवादी में। ठीक है, जब आप किसी चीज़ में पूंजी लगा के कार्य करते हैं यानी अपना रकम लगाते हैं तो उसमें आप स्वयं मालिक होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय रेलवे को अधिकतम उपार्जन में योगदान करता है? निम्न में से कौन भारतीय रेलवे को अधिकतम उपार्जन करता है? ऑप्शन ए है यात्री उपार्जन या सरकारी अनुदान या विज्ञापन इत्यादि या माल यातायात उपार्जन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, माल यातायात उपार्जन। ठीक है, माल यातायात उपार्जन जो है ये रेलवे को अधिकतम उपार्जन करता है, क्योंकि ये आपकी डेली का रूटीन रहता है, डेली माल का आयात और निर्यात होता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और साथियों आज की इस क्लास में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि आपके इकोनॉमिक्स से है, अर्थशास्त्र से है। तो अगर आप एलटी ग्रेड या जीआईसी, जीडीसी या केबीसी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ साथियों इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। हम ज़्यादातर क्वेश्चन को डिटेल्स में नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो आपको इसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, हालांकि उसका भी हम प्रयास करेंगे आपको बताया जाए, लेकिन प्लीज़ यहाँ पे केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।